अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू द राइट एंगल एंड हियर इज योर मिस मिमी। ग्रेड इज 11 एफएससी बायोलॉजी, चैप्टर नंबर इज 13, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑरिजिन ऑफ जेनेटिक थ्योरी। जब आप जेनेटिक का जिक्र करते हैं, वी गो टू द लेवल ऑफ जीन्स। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेंडल, who is known as the father of genetics, in 1865 he said that there are some hereditary factors। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जाती हैं, उसका नाम उसने फैक्टर्स रखा। His name was Gregor Mendel. He proposed a hereditary factors as the abstract units of inheritance long before the chromosomes were visually identified as their physical carrier। इसका मतलब ये है कि उसने उस वक्त फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जबकि क्रोमोसोम्स की कोई खैर खबर नहीं थी। क्रोमोसोम्स के कोई प्रूफ नहीं आया था कि देयर आर सच करेक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल और इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक समरी के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। ग्रेगोर मेंडल इन 1865 proposed the hereditary factors. At that time, no cellular structures were known which can house these factors। यानी ये फैक्टर्स तो थे लेकिन ये रहते कहाँ थे ये नहीं पता था। ये कब पता चला? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मोलेकुलर जेनेटिक्स। मेंडल्स फैक्टर्स को बाद में इस मोलेकुलर थ्योरी के बाद में उनको नाम दे दिया गया जीन्स। यानी मेंडल्स फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स। What are genes? These are the specific segments of DNA and they are located in the chromosome। ये उन फैक्टर्स की डिस्कवरी के बाद हुआ, राइट। ये समरी थी थोड़ी सी मेंडल के काम की और उसके अलावा मोलेकुलर जेनेटिक्स की। अब है क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग विच यू स्टडी इन बायोलॉजी। तो हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं? They are thread-like structures. They appear in the nucleus during the cell division। इसका मतलब ये है, आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। During the cell division ये कंडेंस होके शेप नज़र आती है, अदरवाइज ये क्रोमेटिन नेटवर्क की शक्ल में होते हैं। During interphase the chromosomes uncondense। uncondense का मतलब वो अपनी असल शक्ल खो देते हैं और वो फाइन नेटवर्क, जो कि मैंने आपको अभी बताया, दे फॉर्म अ क्रोमेटिन नेटवर्क। सो कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है वो क्रोमोसोम होती है और अनकंडेंस्ड फॉर्म क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नंबर 1, क्रोमेटिड्स। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना देती हूँ आपको। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। व्हाट आर क्रोमेटिड्स? इसका ये जो स्ट्रैंड है ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ नोन एज द क्रोमेटिड। सो अ सिंगल क्रोमोसोम हैज़ 2 स्ट्रैंड्स जिनको आप क्रोमेटिड्स कहते हैं, प्लस लॉन्ग कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, देयर इज़ प्रेजेंट डीएनए दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, दैट इज़ कॉइल्ड डीएनए मौजूद है इसके अंदर, राइट। प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा क्रोमोसोम में आप पढ़ते हैं द डीएनए इज मेड अप ऑफ। जब हम अनकॉइल करके आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्टोन प्रोटीन इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए। दूसरा है आपके पास सेंट्रोमियर। व्हाट इज सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर इज दीज क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट द सेंटर। जिस पॉइंट पे ये अटैच होते हैं उसको आप सेंट्रोमियर कहते हैं और इसको आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सो बोथ द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट अ पॉइंट दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। थर्ड इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन? Narrow regions other than the centromere they remain constant in position across the generation। यहाँ पर आपको ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा होगा क्रोमोसोम का। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो पता चल गया कि जहाँ पर आपके पास सेंट्रोमेयर मौजूद होता है वहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन थी। उसके अलावा अगर आप आगे जाकर हटें तो पूरा क्रोमेटिड्स नहीं होते हैं हमारे पास, कहीं पर फिर थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ होता है, उसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इट्स अ नैरो रीजन, राइट। दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि इट्स अ, ये जो डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें आप इसको लेबल कर लीजिए, दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, राइट।
ये आपके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन आ गया। सेकेंड इज न्यूक्लियोलर। हम क्या पढ़े हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के पार्ट्स। नाउ इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर specific regions that initiate the formation of the nucleolus during interphase. बस आप इतना याद रखो कि इंटरफेज इज़ नोन एज द रेस्टिंग फेज, दैट इज़ दो डिवाइडिंग स्टेजेस के दरमियान में जो रेस्ट आता है उसको आप इंटरफेज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक डिवीज़न हो जाती है, सेकंड डिवीज़न के लिए वो जो प्रेपरेटरी फेज़ होती है बीच में उसको आप इंटरफेज कहते हैं। At least one pair of the homologous chromosomes has such region. आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का आइडिया तो डेफिनेटली होगा, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तीसरा है जी सेटेलाइट, अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। अब आप देखें, ये मैंने काट दिया, ये ज़रूरी चीज़ नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक तरफ तो ये क्रोमोस्टेट मौजूद है फुल, दूसरी तरफ आपके पास जो क्रोमेटिड्स है इट फॉर्म्स द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और उसके एंड पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको बोलते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो दूर से आपको लगेगा जैसे लाइक इट्स अ नॉब, और इसको आप कहते हैं सेटेलाइट। व्हाट इज़ जंक डीएनए? ये एक इंटरेस्टिंग सी टर्मिनोलॉजी आपको लगेगी, जैसे कि आप जंक फूड कहते हैं ना, बेकार फूड होती है वो, बड़े कहते हैं बेकार होती है, मैं तो नहीं कहती बिकॉज आई डू लाइक दैट फूड, लेकिन यहाँ जंक डीएनए क्या है? द सेटेलाइट हैज़ अ यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, राइट। ये वाला जो पोर्शन था इसके अंदर डीएनए तो ओवरऑल क्रोमेटिड में मौजूद ही है सब जगहों पे, और यहाँ पर जो मौजूद है वो यूजलेस सीक्वेंस है, वो कोई मैसेज या कोड नहीं कैरी करता, उसको कहते हैं जंक डीएनए। नाउ व्हाट इज़ काइनेटोकोर? द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेंट्रोमेयर। अब आपने याद रखना है सेंट्रोमेयर वॉज दिस पॉइंट वेयर द क्रोमेटिड्स वर अटैच्ड। इस अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो आप ये कह सकते हो कि इफ़ दिस इज़ अ सेंट्रोमेयर, इसके अंदर भी एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, उस पॉइंट को आप कहते हैं काइनेटोकोर। द रोल ऑफ टीलोमर्स। अब क्रोमोसोम्स का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करें, वो जैसे हैं वो थ्रू आउट द जनरेशन वैसे ही रहें। यहाँ पर 3 टर्मिनोलॉजी लिंक कर रही हैं। पहला सेटेलाइट जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा जंक डीएनए, तीसरा आ जाता है आपके पास टीलोमर। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं आपको इन तीनों लाइंस में नज़र आएंगी। टीलोमर्स आर द स्पेशलाइज्ड एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ नॉन कोडिंग, जिसको हमने अभी क्या कहा था, दैट वाज नॉन कोडिंग की जगह हमने इस्तेमाल किया था यूजलेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, राइट। इसको आप क्या कहते हैं? टीलोमर्स। इसका मतलब ये है कि ये 3 जगह जो हैं ये एक ही जगह पर है, तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पर हैं, और यहाँ पर नॉन कोडिंग या नॉन सेंस डीएनए मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है टीलोमर्स का? ये स्पेशलाइज एंड जो क्रोमोसोम के हैं, दे प्रिवेंट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम स्टिकिंग टू वन अनदर, thus maintaining the integrity of the genome during cell division। इसका मतलब है एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ किसी तरह भी स्टिक ऑन नहीं करता, सेपरेट रहता है ड्यूरिंग द सेल डिविजन, लाइक इट इज़ माइटोसिस और मेयोसिस, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। आपने जब बायोलॉजी में क्रोमोसोम्स का जिक्र पढ़ा होगा, आपने कहा होगा कि देयर आर वी, एल, जे और आई शेप्ड क्रोमोसोम, जिसको आप मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सबसे पहले आप, और एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। इसको साथ साथ हम देखेंगे और साथ साथ ड्राइंग भी देखेंगे। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर एट द सेंटर, आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ फॉर्मिंग अ वी शेप। Submetacentric, centromere is submedian, that is slightly away from the center, and arms are unequal forming an L shape। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहली बात वो कह रहे हैं मेटासेंट्रिक, नंबर 1 इज मेटासेंट्रिक। आप डेफिनेशन देखोगे साथ ही आप ड्रॉ कर सकते हो। सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर, द आर्म्स आर ऑफ equal length on either side of the centromere, right,
and it forms a V-shaped structure. दूसरा है submetacentric. Centromere is present in it is submedium, that is एक साइड पे आपके पास इस लेंथ की आर्म्स और दूसरी साइड पे ये लेंथ की आर्म, so the arms are of unequal length. Then is acrocentric. Centromere is near the end, बिल्कुल एंड पे होगा और नियर द एंड एक तरफ आर्म ऐसे हैं तो दूसरी तरफ ये होंगी, so it forms a J shape. And telocentric is centromere is at the absolute end, that is on one side there is centromere, no arms, and the other side has got the arms of the chromosome. अब इनकी शेप्स कैसे याद करोगे? ये एक चार्ट है जो आपको बता रहा है कि ये समरी है आपके पिछले वाले टॉपिक की. मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर पोजीशन मीडियन, ये वी शेप है और इक्वल लेंथ है आर्म्स की. सब मेटासेंट्रिक सब मीडियन एल शेप्ड है, अनइक्वल लेंथ है. एक्रोसेंट्रिक इज सब टर्मिनल जे शेप and it is very unequal. And lastly is telocentric, which is terminal, it is I shaped and only single arm pair is present. अब आप इसी से रिलेटेड डायग्राम देखें, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. दिस इज मेटासेंट्रिक, राइट, दिस इज मेटासेंट्रिक. इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये नाम मेटो लिखा हुआ है, इट इज मेटा centric, that is the centromere is present in the center और दोनों साइड पे आर्म्स इक्वल लेंथ की हैं. सबमेटासेंट्रिक अनइक्वल लेंथ, एक्रोसेंट्रिक वेरी अनइक्वल लेंथ. आप देखें टर्म एक साइड पे फुल लेंथ है और दूसरी साइड पे बहुत छोटी आर्म्स हैं. और टीलोसेंट्रिक में आपके पास सिर्फ एक साइड पे आर्म्स मौजूद हैं. अब यहाँ पर आप इसको कैसे याद करेंगे? मैं तो ऐसे याद कर लेती थी कि जब आपके पास ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आए तो आप सब टर्म्स के पहले अल्फ़ाबेट्स लेके कोई वर्ड जनरेट कर लें. जैसे मैंने एम सैट जनरेट कर लिया, एम मेटा, एस सब मेटा, ए एक्रो, एन टी टीलोसेंट्रिक. और इनकी शेप्स आप देखें, वी, एल, जे और आई शेप. फिर ये एक और डायग्राम मैंने आपके लिए ढूंढी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह शेप्स को हम कहते हैं कि ये वाले शेप्स हैं. अब आपके पास अगर टीलोसेंट्रिक है, इट हैज़ गॉट सेंट्रोमेयर एट वन एंड, तो ये आपके पास देखो आई शेप बनाता है. एक्रोसेंट्रिक एल शेप, शॉर्टर आर्म एंड वन साइड हैज़ गॉट द कंप्लीट लेंथ आर्म. उसके बाद सब मेटासेंट्रिक इट इज़ जे शेप, आपका इस तरह बन रहा है. और मेटासेंट्रिक इट हैज़ गॉट वी शेप. अब एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपकी बुक में ना दी गई हो, लेकिन यू शुड नो दिस, कैरियोटाइप. The particular array of the chromosomes in an individual is called karyotype. हर इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स का सेट मौजूद है, राइट. उसको हम स्टडी करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप, जिससे हमें पता चलता है कौन से क्रोमोसोम्स किस तरह कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उनको नंबर दिया गया होता है बाकायदा. इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. नंबर 1, कैरियोटाइप शो मार्क्ड डिफरेंसेस अमंग द स्पीशीज़. इसका मतलब ये है कि एक स्पीशी का कैरियोटाइप या पैटर्न ऑफ द क्रोमोसोम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीशी, और समटाइम्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी. कभी कभी सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स में भी डिफरेंस आ जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. नंबर 2, द क्रोमोसोम्स वेरी इन दीज एस्पेक्ट्स. ये जो मैंने आपको 5 एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं, इसमें वो वेरी करते हैं. ये कौन कौन से हैं? Number 1, size. Chromosomes differ in their size. Number 2, staining properties. हम उसको stain करते हैं, वो chromosomes different colors देते हैं. Third is the position of the centromere. Fourth is the arms, length of the 2 arms on either side of the centromere. And fifth is the position of the constricted region along the arms. तो chromosomes vary on the basis of these 5 factors. So बच्चों, it was all about today's lecture. अब मुझे आप इजाज़त दीजिएगा. Thank you so much for watching. अल्लाह हाफ़िज़.